हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले कुछ वीडियो से आपसे कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिससे आपके जो क्वेश्चंस सीधे एनसीईआरटी से आते हैं वो तो सही हो ही, लेकिन अगर जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा दाएं बाएं से होता हुआ क्वेश्चन आता है उससे भी हम सही कर पाएं। कोशिश हम लोग की यही है सर। उसी कोशिश में मैं आज आपको आज नया वीडियो बना रहा हूं, और मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी यही चाहूँगा कि आप जो भी टॉपिक एनसीईआरटी से प्रिपेयर करें तो उसी समय उस टॉपिक के बिहाइंड जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जो उसके पीछे जुड़ी हुई बातें हैं आपके स्टैंडर्ड पर, वो ज़रूर पूरा करें। एक्चुअली साइंस में कोई टॉपिक ख़त्म तो कभी होता ही नहीं है। वही टॉपिक जो क्लास 3rd से आप पढ़ रहे हैं वही टॉपिक आप 12th तक पढ़ते हो, इवन इसके आगे भी आप यही टॉपिक्स पढ़ेंगे, बट एलाबोरेट होता चला जाएगा। तो सीमा तो कोई है नहीं। तो इस वीडियो को देखने से आपको एक दायरा बनेगा कि हमें इस टॉपिक को कितना पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं 12th वाले बच्चे के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। दैट विल बी यूजफुल ओनली फॉर 11th स्टूडेंट, 12th स्टूडेंट, या फॉर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। सर, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्टिब्रल कॉलम। कुछ इस बात के लिए सिफारिश आई थी कि वर्टिब्रल कॉलम पे भी एक वीडियो बना के दिया जाए। तो भाई, हमारा आपका कम्युनिकेशन का जो मीडिया है, उसी मीडिया के माध्यम से हम जान पाते हैं कि आपकी क्या आवश्यकताएं हैं, और हम उसी को कोशिश करना चाहते हैं, पूरा कर रहे हैं। यस, टॉपिक है हमारा वर्टिब्रल कॉलम। हिंदी में आप इसे कहें तो हम इसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ऑब्वियसली सर, हमारे एकदम बैक में पाई जाती है, इसीलिए हम इसे बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। तो आप बैकबोन कह दें या वर्टिब्रल कॉलम। तो पहला तो सवाल यहीं से जनरेट होता है कि वर्टिब्रल कॉलम की ओरिजिन क्या है। बड़ा सरल सवाल है और मुझे नहीं लगता किसी का गलत होगा। एक्चुअली जो वर्टिब्रल कॉलम है दैट इज डिराइव फ्रॉम नोटोकॉर्ड। जब आप कॉर्डेटा पढ़ते हैं तो ये जिक्र वहां पर होता है। नोटोकॉर्ड की जो ओरिजिन है वो हमेशा मेसोडर्मल होती है। तो जाहिर बात है ये नोटोकॉर्ड जब वर्टिब्रल कॉलम में तब्दील होगा तो वर्टिब्रल कॉलम की भी ओरिजिन जो है वो मेसोडर्मल ही कहलाएगी। और यही एक बड़ा सा बेस है। हम जब कॉर्डेट को क्लासिफाई करते हैं तो प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट में तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। खैर, हमारे लिए एक पॉइंट तो जनरेट होता है कि वर्टिब्रल कॉलम की ओरिजिन क्या है। तो मेसोडर्मल फ्रॉम नोटोकॉर्ड। अगर ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो यूं समझ लीजिए कि वर्टिब्रल कॉलम चूंकि हड्डियों का बना होता है, और हड्डियां यानी स्केलेटल सिस्टम, एंड यस दैट्स एन मेसोडर्मल। दोनों ही बातें मेसोडर्मल की बात करती हैं। अब सवाल आता है कि जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसी बनी हुई है। क्या सिंपल एक रॉड है? सर, रॉड होता तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होता। हम तो काफी झुकते हैं, दाएं बाएं झुकते हैं, पीछे भी झुकते हैं, हर तरफ हमारे कुछ अपने लिमिटेशंस हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी एक बड़ा अहम पॉइंट है। दूसरा एक पॉइंट और आता है इसके लिए कि वर्टिब्रल कॉलम है क्यों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। तो एक पॉइंट तो हमें दिख रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है तो हमें मूवमेंट में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है कि वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड स्पेस फॉर स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम जब आप देखेंगे तो बीचों बीच में एक स्पेस पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है, जिसे हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। तो उसी न्यूरल कैनाल के नाते स्पाइनल कॉर्ड रन करती है। ये कैसे जनरेट हुआ? जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ते हो तो उस स्केलेटल सिस्टम में एक सवाल आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रिमिटिव या बेसिक फंक्शन ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन का सबसे प्रिमिटिव और बेसिक फंक्शन क्या है?
तो वैसे स्केलेटन का फंक्शन तो हम जानते हैं भाई, हमारे शरीर का एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारा शरीर ऐसा दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्केलेटन। अगर वही स्केलेटन हटा दीजिए तो मैं जेलीफिश के फॉर्म में जमीन में नजर आ जाऊंगा। लेकिन इसका सबसे प्रिमिटिव और बेसिक फंक्शन है प्रोटेक्शन, और ये जो फंक्शन है प्रोटेक्शन इज स्टिल रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर स्केलेटन। जैसे हमारा क्रेनियम, क्रेनियम अगर आप समझ पाए तो इसे हम हिंदी में ब्रेन बॉक्स कहते हैं, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द ब्रेन। जैसे हमारे रिब केज, दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लंग्स एंड हार्ट। एंड नाउ वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइन कॉर्ड। तो ये बड़ा बढ़िया सा सवाल जनरेट हुआ है, आ भी चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स या नॉट रिप्रेजेंट्स, जो बातें हो सकती हैं, रिप्रेजेंट्स या नॉट रिप्रेजेंट प्रिमिटिव या बेसिक फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो हम चूंकि वर्टिब्रल कॉलम की बात कर रहे हैं तो यस, वर्टिब्रल कॉलम शोज द प्रिमिटिव फंक्शन ऑफ स्केलेटन। तो हमने आपसे दो बातें कही। पहली बात कि वर्टिब्रल कॉलम जो है हमारी वो मेसोडर्मल ऑरिजिन की है, नोटोकॉर्ड से डिराइव हुई है, और दैट प्रोवाइड या दैट लॉजेज स्पाइन कॉर्ड। उसके अंदर कुछ ऐसा स्पेस होता है जिससे वो स्पाइन कॉर्ड को लॉज करती है, रखती है। अब सवाल आता है कि वर्टिब्रल कॉलम है क्या। तो वर्टिब्रल कॉलम कई सारी छोटी छोटी बोनी यूनिट से बना है। ऐसा नहीं, मैंने कहा ना रॉड लाइक नहीं है एकदम, रॉड होता तो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे होती। तो जो छोटी छोटी, जैसे हमारी मुट्ठियों को समझे, मैं आई एम ट्राइंग टू गिव द बेस्ट एग्जाम्पल एज पॉसिबल, कि ऐसे एक मुट्ठी, दूसरी मुट्ठी, ऐसे कई सारी मुट्ठियां हैं। तो जो छोटे छोटे हमारे यूनिट्स बने हुए हैं, बोनी यूनिट्स बने हुए हैं, उसी को हम लोग कहते हैं वर्टिब्री। यानी जो छोटी छोटी यूनिट्स बनी हैं वो वर्टिब्री कहलाती है। चूंकि वो एकदम एक लाइन से एक ऊपर एक अरेंज होती चली जाती है तो हम उसे अब कॉलम कहने लगते हैं। तो वर्टिब्री और वर्टिब्रल कॉलम, दो बातें हो गई। अब सर बात आई कि सर वर्टिब्री होती कैसी है, क्योंकि वर्टिब्री को भी जानना जरूरी है कि एक वर्टिब्री कैसी है। तो किसी भी वर्टिब्री को देखा जाए तो उसमें मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की, तो उसमें दो चीजें होती हैं। जैसे आई हैव एन मॉडल फॉर दिस, आई एम गिविंग द एग्जांपल विद अ बॉक्स एंड अ पेपर। तो आई हैव एन सिंपल बॉक्स, एक बॉक्स है, ये अगरबत्ती इसमें रखी जाती थी, यही हमारे घर में अवेलेबल हुआ तो हमने सोचा इसे समझा दें, कोशिश करते हैं। तो एक हमारे पास ये सॉलिड सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम कहते हैं सेंट्रम। एकदम ऐसे बॉक्स एक तरफ से खुला हुआ है क्योंकि हमने अंदर की चीजें निकाल ली हैं, तो इसे बंद कर लें, तो ये एक सॉलिड सा सेंट्रम है। दूसरा स्ट्रक्चर और सब बोन का बना हुआ है। एक और हमारे पास ऐसे फ्लैट सा स्ट्रक्चर है, जस्ट सी द एग्जांपल, एंड यस दैट इज अ न्यूरल आर्क। तो अगर किसी एक वर्टिब्री को बेसिकली देखा जाए तो सर ऐसे अगर हम इसको जोड़ने की कोशिश करें, ये दिस वन, ऐसे अगर हम जोड़ने की कोशिश करें तो ये ऐसे है। अब ऐसे होता है तो कभी आपकी कॉपीज या बुक्स में ऐसे नहीं बनाते, हम बुक्स में आपको ऐसे बना के देते हैं, जबकि ये रियल फोटो नहीं है। बुक्स में तो हम ऐसा बनाते हैं कि आपको समझ में बस अच्छा सा आ जाए। तो यानी किसी भी वर्टिब्री को आप देखेंगे तो इट मस्ट हैव एन टू पार्ट, वन इज द सॉलिड सेंट्रम एंड सेकेंड वन इज द न्यूरल आर्क। अब सवाल आया कि सर ये है अरेंज कैसे, जैसे ये न्यूरल आर्क है। तो हमारे शरीर में देखिए आप, हमारा शरीर में जो आपको फेस कर रहा है हिस्सा वो वेंट्रल साइड है, दिस वन, और जो पीछे फेस कर रहा है वो डॉर्सल साइड है। तो अगर हम आपसे ये कहें कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे था, हमारे पीछे में था, और हम उसको निकाल के आपके सामने ले आए, ये पूरी वर्टिब्रल कॉलम है, तो जाहिर बात है ये वाला सरफेस आपका वेंट्रल सरफेस है और जो हमारी तरफ फेस कर रहा है वो डॉर्सल सरफेस है। तो अब क्या कहना चाहते हैं, यानी आपकी तरफ जो फेस कर रहा है वो वेंट्रल है, हमारी तरफ जो फेस कर रहा है वो डॉर्सल है। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि ये इसकी पोजीशन समझ में आए। यानी अगर हम एक वर्टिब्री को देखें तो सर ये ऐसे है, मींस इसकी पोजीशन, सेंट्रम की पोजीशन आपके शरीर में वेंट्रली लोकेटेड है, और जो न्यूरल आर्क है दिस वन, जैसे आप फोटो में ऐसे बनाते हो कभी डायग्राम में, तो ये हमेशा डॉर्सल साइड में होता है। इसको लोग ध्यान नहीं दे पाते। होता यूं है कि आप जब डायग्राम देखते हो तो सिर्फ ऐसे देखते हो, और जब तक आप इसको अपने शरीर में कोरिलेट नहीं करोगे तब तक बात पूरी तरह से समझ में आती नहीं है।
तो ये हमारे शेप में ऐसे है, तो ये स्ट्रक्चर शायद आप देख पाएं ऐसे। तो मैं आपके सामने अगर कर दूं तो ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम हमने अपने शेप की निकाली, यानी वेंट्रली लोकेटेड सॉलिड सेंट्रम एंड डॉर्सली लोकेटेड न्यूरल आर्क। ओके, अब जरा न्यूरल आर्क को देखिए, ये ऐसे ऐसे लाइन से कई सारे होंगे। तो जैसे हम एक और ले पाएंगे, क्योंकि हमारे पास हाथ तो दो ही हैं, तो हम दो हाथों से ही कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। जैसे मान लीजिए हमने एक और ले लिया, जैसे आई हैव इन दिस एग्जांपल, जस्ट ए मिनट फॉर दिस वन, क्योंकि पेपर पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं आपको ऐसे कोशिश कर रहा हूँ, शायद समझ में आ जाए। लाइक दिस, जैसे एक दूसरी वर्टिब्रल ली, तो आई एम टॉकिंग लाइक दिस। ये है, आप देखते हो एग्जाम में ऐसे, कॉपीज में, बुक्स में ऐसे, लेकिन हमारी शेप में इट इज लाइक दिस। अगर ऐसे है तो आप शायद देख पाएं कि बीच में एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड दिस इज द न्यूरल कैनाल। ये पूरी ऊपर से नीचे तक जब वर्टिब्री ऐसे रन करेगी, क्योंकि वर्टिब्री की संख्या जो है वो अलग अलग जानवर में अलग अलग है, तो आज मैं चूंकि बेसिक वर्टिब्री की बात कर रहा हूँ इस लेक्चर में, तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। तो ये ऐसे सेंट्रम और न्यूरल आर्क, जिससे आप इमेजिन करेंगे बीच में एक कैनाल है, एंड इसी को हम न्यूरल कैनाल कहते हैं। अब जब न्यूरल कैनाल का जिक्र हो गया, तो इसी न्यूरल कैनाल के रास्ते हमारे स्पाइन कॉर्ड रन करते हैं। अब जरा एक और पॉइंट देखें कि हमारे पास जो ये न्यूरल आर्क है और न्यूरल कैनाल है, इस हिस्से को भी देखें। तो न्यूरल आर्क, एक सेकेंड सर, हम इस पॉइंट को फिर से समझना चाहेंगे कि दिस वन, कि ये न्यूरल आर्क है और न्यूरल कैनाल है। तो जो न्यूरल कैनाल वाला हिस्सा ये रहा, तो ये न्यूरल आर्क में अगर इस वाले हिस्से को देखें तो ये थोड़ा पॉइंटेड होता है, दिस वन। कोशिश करिएगा हमारी बात को समझने के लिए, क्योंकि मैं होममेड मॉडल से बात कर रहा हूं। ये न्यूरल स्पाइन कहलाता है, ये न्यूरल आर्क कहलाया, आर्क नुमा है, ये न्यूरल कैनाल कहलाई, और ये वाला हिस्सा न्यूरल स्पाइन है। तो मैंने आपसे ऐसे की, लेकिन मैं कोशिश करूंगा सर एंगल दिखाने के लिए इसका जो डॉर्सल पोर्शन है वो आपकी तरफ करूं, पीठ वाला हिस्सा मेरा आपकी तरफ। तो ये ऐसे नहीं होता, ये जो न्यूरल स्पाइन वाला हिस्सा होता है ये थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे झुका होता है, यानी न्यूरल स्पाइन इज डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्टेड हमारे केस में। इसीलिए जब आप रीढ़ की हड्डी पे ऐसे टच करना शुरू करोगे तो आपको छोटे छोटे पॉइंट्स नजर आएंगे। अगर आप अपने कपड़े हटा करके देखोगे तो इस जगह पर आपके पास स्पाइन्स नजर आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट, वो न्यूरल स्पाइन होते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ कि भाई इसके दो पार्ट होते हैं, ये एक वेंट्रली लोकेटेड सॉलिड सेंट्रम है और डॉर्सली लोकेटेड न्यूरल आर्क है। न्यूरल आर्क ही हिस्सा कंटिन्यू जब होगा तो दैट विल फॉर्म द न्यूरल कैनाल। न्यूरल आर्क में जो पॉइंटेड हिस्सा है उसे हम न्यूरल स्पाइन कहते हैं। वो न्यूरल स्पाइन थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होगा, हमारी तरफ देखें तो डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं। अब सर एक और बात ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीजें ऐसे लाइन से तो जुड़ी होंगी। सर इस बात आती है कि सर ईश्वर ने क्या सिर्फ दो ही चीजें बनाई? सर ऐसा नहीं है। जैसे हम आपको यही बात दिखाएं कि एक रहा हमारे पास ये न्यूरल आर्क सेंट्रम, सर इसके अलावा, इससे तो हमारी कुछ बातें अभी और आगे खुलेंगी, लेकिन इससे अलावा इसका एक और पॉइंट आता है। कई सारे वर्टिब्रीज में, जैसे आप वर्टिब्री को लोकेशन के हिसाब से पढ़ोगे, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है, कॉडल है, लाइक दिस, तो हर वर्टिब्री में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे। लेकिन देखा जाता है कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हर वर्टिब्री में कम या ज्यादा होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रोसेस, यानी कुछ इनसे ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है कि सेंट्रम होना चाहिए, न्यूरल आर्क होना चाहिए, इसमें स्पाइन है, न्यूरल कैनाल है, तो इसमें कुछ प्रोसेस लगे रहते हैं, यानी बोन के एक्सटेंशंस होते हैं दैट हेल्प इन द मसल अटैचमेंट एंड अदर अटैचमेंट्स। तो जो इनमें इन दोनों के अलावा प्रोसेस जुड़ा रहता है उसे हम नाम देते हैं एपोफाइसिस। अगर आपको एपोफाइसिस टफ लगता है तो सिर्फ आप नाम देंगे दैट इज अ प्रोसेस। सामान्यतः ये जो प्रोसेस यानी एपोफाइसिस जुड़े होते हैं ये पेयर्ड होते हैं, यूजुअली पेयर्ड होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे यही लिया हमने, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसके साइड वाले हिस्से में लाइक दिस, ये अगर मैं ऐसे जोड़ के दिखाऊं तो आप ऐसे देखते हो अपने बुक में, तो यहां से दोनों तरफ, इस तरफ जहां पे न्यूरल आर्क और न्यूरल स्पाइन जोड़, ये न्यूरल आर्क और सेंट्रम जोड़ रहा है, उस जगह से एक प्रोसेस आपको निकलता हुआ इधर भी दिखाई देगा, इधर भी दिखाई देगा, उससे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस। कभी आप डायग्राम में देखें तो इधर भी बना हुआ होगा और इधर भी बना हुआ होगा, ये है ट्रांसवर्स प्रोसेस।
तो ये लैटरली होता है हमारे दोनों तरफ एंड दैट हेल्प इन द मसल अटैचमेंट। तो बैक की जो मसल्स होती हैं वो इससे अटैच होती हैं, जिससे हमें मूवमेंट में मदद मिलती है। सो दूसरा एक पॉइंट और है, वो भी एक प्रोसेस है लेकिन कई लोग को शायद ध्यान नहीं रहता। जैसे ये हमारी न्यूरल आर्क है, अगर मैंने आपके शरीर में दिखाया तो ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया तो ऊपर वाला हिस्सा जाहिर है एंटीरियर हुआ और नीचे वाला हिस्सा पोस्टीरियर हुआ। ऊपर की तरफ, हमारे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। तो ऊपर की तरफ इस न्यूरल आर्क के ऊपर यहाँ पर एक खांचनुमा स्ट्रक्चर होता है, एक नॉच होती है, उसे हम कहते हैं प्रीजाइगो एपोफाइसिस। वैसे न्यूरल आर्क पे जो प्रोसेस होती है उसे सरल नाम देते हैं जाइगोफाइसिस, लेकिन सही नाम है उसका जाइगो एपोफाइसिस, क्योंकि है तो वो भी प्रोसेस। तो जो एंटीरियर इंड की तरफ होता है उसे कहते हैं प्रीजाइगोफाइसिस, जो पोस्टीरियर इंड की तरफ होता है उसे हम लोग कहते हैं पोस्ट जाइगोफाइसिस। तो हमने आपको 4 टर्म पढ़ाए कि एक बेसिक वर्टिब्री जब बना होता है तो सेंट्रम चाहिए और न्यूरल आर्क चाहिए। सेंट्रम की पोजीशन हमारे शरीर में वेंट्रल है और न्यूरल आर्क की पोजीशन डॉर्सल है। जो न्यूरल आर्क है उसने, ये आर्क थी, उसके पास एक स्पाइन होता है जो थोड़ा नीचे झुका रहता है, बैकवर्ड डायरेक्टेड रहता है, डाउनवर्ड डायरेक्टेड रहता है। इसकी वजह से एक न्यूरल कैनाल बनती है जिसमें स्पाइन कॉर्ड रन करता है। फिर जरूरत पड़ने पर हर वर्टिब्री में अपनी जरूरत के मुताबिक कुछ प्रोसेस पाए जाते हैं। जहां पे ये अटैचमेंट है यहां से प्रोसेस होगा तो उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, लेकिन अगर इस न्यूरल आर्क के ऊपर प्रोसेस होगा तो उसे हम कहते हैं जाइगोफाइसिस। जो एंटीरियर इंड पर अगर प्रोसेस होगा, ये एंटीरियर इंड रहा, इस पे होगा तो इसे कहते हैं प्रीजाइगोफाइसिस, और पीछे की तरफ होगा तो उसे हम कहते हैं पोस्ट जाइगोफाइसिस। अब एक और बात समझेंगे, वो कौन सी बात? क्या वर्टिब्री बस ऐसे एक के ऊपर एक रखी रहती हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा रखा रहेगा तो कई सारी न्यूरल प्रॉब्लम हो जाएगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस लिहाज से जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा कि एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से किस प्रकार जुड़ी रहती है और कैसे वो वर्टिब्रल कॉलम बनाती है। तो हमारे पास ये 2 वर्टिब्री हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो वर्टिब्रीज हैं ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। रियल वर्टिब्री सर ऐसे होती है। अगर मैं वेंट्रल सरफेस आपकी करता हूं, अगर मैं डॉर्सल सरफेस आपकी तरफ करूं तो सर ऐसे है। तो अटैचमेंट को समझें तो पहले ये देखें, जो हमारे बॉक्स हैं ये सेंट्रम था, तो सेंट्रम टू सेंट्रम आर्टिकुलेशन होता है, और दूसरा सर एक का जाइगोफाइसिस दूसरे के जाइगोफाइसिस से आर्टिकुलेट करता है। यानी जब एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से जुड़ती है तो वो एक का सेंट्रम दूसरे सेंट्रम के साथ जुड़ता है, और एक की जाइगोफाइसिस इसकी जाइगोफाइसिस इसकी जाइगोफाइसिस से, ये पोस्ट जाइगोफाइसिस होता है, और अपने से पीछे या नीचे वाली जो वर्टिब्री होती है उसके प्री जाइगोफाइसिस से जुड़ता है। आप सिर्फ ये शब्द जानें कि एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से 2 प्रकार से अटैच होती, आर्टिकुलेट होती है, सेंट्रम आर्टिकुलेशन एंड जाइगोफाइशियल आर्टिकुलेशन। अब इसी को समझना शुरू करिए। जो ये सेंट्रम टू सेंट्रम आर्टिकुलेशन है, ये बॉक्स वाला हिस्सा, तो इससे क्या फायदा होता है? इससे सबसे बड़ा फायदा होता है दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। चूंकि ये वेंट्रल साइड पर है तो उसकी सरफेस आपने देखा है स्मूथ है, तो अब ये आगे की तरफ बड़ी आसानी से झुक सकती है, क्योंकि आगे की तरफ कोई हिंड्रेंस नहीं है। तो इसीलिए जब हम आगे झुकना शुरू करते हैं तो इजीली और ज्यादा झुक जाते हैं। यानी सेंट्रम आर्टिकुलेशन प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी। सर आगे ही नहीं, हम थोड़ा सा दाएं भी झुक सकते हैं और बाएं भी झुक सकते हैं। तो जो भी आपकी वर्टिब्रल कॉलम में फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है वो इसी सेंट्रम टू सेंट्रम आर्टिकुलेशन में पाई जाती है, इसी की वजह से पाई जाती है। अब इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है, उसे भी समझने की कोशिश करिए। सर ईश्वर ने क्या कहा कि ये सोचा ये दोनों बोन्स हैं, और इन दोनों बोन को अगर हम ऐसे रख देंगे और ये बंदा ऐसे बार बार झुकता रहेगा, देयर इज ए चांस कि ये हड्डियां हमारी रगड़ेंगी, और रगड़ेंगी तो घिस जाएंगी, तो आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से जो 2 सेंट्रम जब आते हैं इसके बीच में उसने वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एक पैड रख दिया, उसे नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो आप टिश्यू में पढ़ते हैं, वाइट फाइब्रस कार्टिलेज का एग्जाम्पल है ये।
इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो किसी भी दो वर्टिब्री में जो सेंट्रम पाया जाता है उसके बीच में एक कशन का काम करता है, गद्दे का काम करता है, जो हड्डियों को रगड़ने से बचाता है, वही उसका काम है। अब एक और बहुत बढ़िया सा पॉइंट, सर आप पढ़ते हैं हमारे पास स्पाइन कॉर्ड भी इसी में है, तो यहाँ से बहुत सारी स्पाइन नर्व निकलती हैं, तो कभी कभी हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो थोड़ी लेफ्ट या राइट कहीं खिसक जाती है। बहुत सारी वजह होती हैं, वजह हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब खिसक जाती हैं तो उसी को नाम देते हैं स्लिप डिस्क, यानी जो डिस्क है वो स्लिप हो गई। देखिए मेडिकल फिजियोलॉजी कितनी आसान है। अगर आपको एनाटॉमी बढ़िया क्लियर है तो जो टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं अपनी फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी में या मेडिसिन में, वो आसानी से समझ में आती है। तो स्लिप डिस्क एक ऐसा टर्म है जो बहुत सारे बच्चों ने सुन रखा होगा। तो वो स्लिप डिस्क अपनी जगह से अगर खिसक जाएगी डिस्क, तो आसपास जो न्यूरल आपकी ओरिजिन है स्पाइन नर्व की, वो किसी न किसी न्यूरल जो एंडिंग है या स्पाइन नर्व है उसको थोड़ा कंप्रेस करेगी। कंप्रेस करेगी तो जाहिर है न्यूरल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कई बार व्यक्ति न्यूरल कंप्लेन लेकर जाता है और डॉक्टर कहता है यू आर सफरिंग फ्रॉम स्लिप डिस्क। तो इसी तरह से जब आप पढ़ते हैं तो वो मेडिकल फिजियोलॉजी की तरफ कोरिलेट होता चला जाता है। अब आप कहोगे सर इतना क्यों पढ़ें, तो मैं अपने वीडियो में यही तो कह रहा हूं कि जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके पास बहुत आगे तक जाएगा जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो अगर कोई चीज साथ आपका देगी तो वो जूलॉजी। खैर, तो हमारे पास ये सेंट्रम टू सेंट्रम आर्टिकुलेशन आया जिसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क है और वो कशन की तरह काम करता है। उस डिस्क का हमने जो बताया दैट इज वाइट फाइब्रस कार्टिलेज। दूसरा वर्ड हमने बोला कि सर जब हम ऐसे हैं तो एक का जाइगोफाइसिस दूसरे के जाइगोफाइसिस से भी आर्टिकुलेट करता है, उसे हम कहते हैं जाइगोफाइशियल आर्टिकुलेशन। अब इसका क्या फायदा है? सर जाइगोफाइशियल आर्टिकुलेशन जो है वो जब हम बैकवर्ड बेंडिंग ऐसे करते हैं, ये जब ऐसे पीछे झुकेगा, इस तरह से बैकवर्ड की तरफ झुकेगा, तब जो है इसका रोल है। तो बैकवर्ड बेंडिंग के दौरान ये खिसकने ना पाए इधर उधर। इट प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ वन वर्टिब्री टू अदर, इसी में फंसा रहता है। तो ये आगे पीछे जब हम जाते हैं इस तरह से ऐसे बेंड होते हैं तो इट प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ द वर्टिब्री। प्लस एक और फंक्शन है, ये अनड्यू बेंडिंग को रोकता है। ऐसा ना हो बहुत ज्यादा तो हो नहीं पाएगा, लेकिन जब आप बेंड करना शुरू करते हो तो एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री को रोक देती है। तो इट मिनिमाइजेस बैकवर्ड बेंडिंग। तो दोनों के अपने फंक्शन हो गए कि सेंट्रम आर्टिकुलेशन जो है दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और जो जाइगोफाइसल आर्टिकुलेशन है एंड दैट प्रोवाइड प्रिवेंटिंग द स्लिपिंग एंड मिनिमाइजेस बैकवर्ड बेंडिंग। तो इतनी बातें आपको वर्टिब्रे की जाननी थी। मैं एक बार बिना डायग्राम से नटशेल में आपको रिपीट करता हूं। अगर मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा तो ये बड़ी आसानी से आप कोरिलेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने आपसे कहा जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसे हम बैकबोन भी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना है, एक के ऊपर एक ऐसे रखा हुआ है, उसे हम वर्टिब्री कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम की जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है, नोटोकॉर्ड से है। वर्टिब्रल कॉलम के कई सारे काम हैं, आपकी बॉडी का एक ढांचा तो बनाता है, लेकिन सर उसका सबसे बेसिक फंक्शन यानी प्रिमिटिव फंक्शन जो है दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि उसके अंदर एक न्यूरल कैनाल पाई जाती है। उसके माध्यम से किसी भी वर्टिब्री को चेक करें तो बेसिकली दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, एक है सेंट्रम और दूसरा है दैट इज अ न्यूरल आर्क। जो सेंट्रम की पोजीशन है आपके शरीर में वेंट्रल साइड पे होती है और न्यूरल आर्क की पोजीशन हमेशा डॉर्सल साइड पे होती है। न्यूरल आर्क वाला हिस्सा जब सेंट्रम से जुड़ा रहता है इस तरह से, तो एक बीच में स्पेस क्रिएट करता है, उसी को न्यूरल कैनाल कहते हैं। उसी के रास्ते स्पाइन कॉर्ड रन करती है। न्यूरल आर्क का हिस्सा जो पोस्टीरियर हिस्सा है वो पॉइंटेड होता है, उसे न्यूरल स्पाइन कहते हैं। वो थोड़ा बैकवर्ड डाउनवर्ड झुकी रहती है, इसलिए जब हम बैक
बोन पे अपना हाथ रखते हैं डोर्सल साइड से पीछे से, तो वो न्यूरल स्पाइन ही हमको नजर आता है। सर जरूरत के मुताबिक कई सारी वर्टिब्रीज में कुछ प्रोसेस भी पाए जाते हैं। प्रोसेस जिसे हम एपोफाइसिस भी कह सकते हैं। दोनों साइड में जो पाए जाते हैं पेयर्ड प्रोसेस, उसे हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस, हेल्प इन द मसल अटैचमेंट। न्यूरल आर्क पे कुछ प्रोसेस पाए जाते हैं, उससे कहते हैं जाइगोफाइसिस या जाइगो एपोफाइसिस। जो एंटीरियर यानी अपर साइड में पाए जाते हैं उससे प्री जाइगो एपोफाइसिस, जो पोस्टीरियर साइड में पाए जाते हैं उससे पोस्ट जाइगो एपोफाइसिस। एक वर्टिब्री दूसरी वर्टिब्री से दो तरीके से जुड़ी होती है। एक सेंट्रम टू सेंट्रम आर्टिकुलेशन होता है एंड दैट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हेल्प इन द मोर बेंडिंग या मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द वेंट्रल साइड। एक जाइगोफाइसल आर्टिकुलेशन होता है, वो लॉक कर जाता है, तो वो वर्टिब्री को स्लिप नहीं होने देता, खिसकने नहीं देता है अपने स्थान से, और वो कोशिश करता है बैकवर्ड दिशा में उतनी बेंडिंग ना हो पाए जितनी फॉरवर्ड दिशा में हो रही थी। तो ये रहा हमारा नटशेल में वर्टिब्रल कॉलम। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि आप अपने जो भी लेक्चर्स को तैयार करें किसी भी टॉपिक को, तो उस टॉपिक को सिर्फ अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो कई ऐसे टॉपिक हैं जहां पर एनसीईआरटी में मात्र 2 लाइनें या 4 लाइनें लिखी हैं। लेकिन अगर आपको पूरा तैयार करना है तो उस टॉपिक के बिहाइंड जो बातें कही जा रही हैं, उसके बैकग्राउंड में जो बातें हैं, वो भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब मेरिट हमारी हाई आने लगती है तो एक्यूरेसी बड़ा महत्व रखती है। आज से 4 साल पहले मेरिट इतनी ज्यादा नहीं जाती थी, तो अगर हम कुछ गलतियां कर देते थे तो भी वो ओवरकम कर जाता था, आपकी सक्सेस हो जाती थी। अब ऐसा नहीं हो रहा है, और खासकर बायो में तो सर नेक टू नेक मार्क्स आने चाहिए। जितना भी ले आए वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में सामान्यतः एवरेज बच्चे के उतने मार्क्स नहीं आते। बायोलॉजी थोड़ा लोगों को लगता जरूर है क्वाइट बोरिंग, लेकिन सर क्वाइट स्कोरिंग। तो बोरिंग है लेकिन स्कोरिंग है, तो स्कोर इतना जितना आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम 360 में सर 340 345 भी आसानी से ला सकते हैं। अब 360 में 360 क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी गलतियां होती हैं कि कभी कभी 1-2 सवाल अनजाने में हमसे गलत हो जाते हैं। ये एक मानव स्वभाव है। Yes, that's all about your vertebral column. Good luck and stay connected with us.